हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 24 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लैब ग्रोन डायमंड। थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ठीक है, बाकी कंटेंट आगे लिखा हुआ है। देखो, अभी आप जानते हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ गए हैं? यूएस, राइट। अब यूएस में वो किससे मिले? यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, उनको, एंड साथ ही साथ उनकी जो वाइफ हैं उनसे भी मिले, दैट इज जो लेडी जिल बाइडेन है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको एक गिफ्ट दिया, इनकी जो बाइडेन जी की वाइफ है। क्या गिफ्ट दिया? एक लैब ग्रोन डायमंड। सर वो क्या होता है? देखो, डायमंड तो आप सभी ने सुना है, तो उसके आगे क्या लगा दिया? लैब ग्रोन, मतलब जो लैब में ग्रो हुआ है, सिंपल सा चीज है। अब ना हमें इसमें फर्क समझना है कि आखिर लैब ग्रोन डायमंड क्या है। एक जो नेचुरली हमें डायमंड देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, एक होते हैं डायमंड स्टिमुलेंट। तो तीनों का थोड़ा समझते हैं। लैब ग्रोन डायमंड, नेचुरल डायमंड, एक होते हैं डायमंड सिमुलेंट्स जिसको बोलते हैं। पहले तो इसको समझते हैं, डायमंड सिमुलेंट्स क्या होते हैं। आप कभी किसी जैसे किसी मेले में गए हों, या फिर कई बार ऐसा नहीं देखा कि कोई चीज होती है, ठीक है, वो लगती डायमंड जैसी है पर डायमंड नहीं होती, ठीक है ना। ये चीजें दरअसल कुछ और चीजों से बनाई जाती हैं, जैसे मोजानाइट हो गया, वाइट सफायर हो गया, उनके थ्रू बनाई जाती है। तो क्या होती हैं ये डायमंड नहीं होती, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बस देखने में थोड़ा सा डायमंड जैसी लगती हैं, कोशिश करी जाती है कि डायमंड जैसा दिखा दें, जैसे मेले वगैरह में आप लोग देखते होंगे ना, उनको बोला जाता है, ठीक है। और इनमें ना वो चमक वगैरह भी नहीं होती जो एक्चुअल में डायमंड में होती है। तो सर ये डायमंड सिमुलेंट तो एक तरह से डायमंड है ही नहीं, तो इसकी डिस्कशन क्यों ही करनी। ठीक है, हम डिस्कशन यहीं तक रखते हैं कि नेचुरल डायमंड जो कहीं ना कहीं हमें नेचुरली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके, और साथ ही साथ जो लैब के अंदर हम ग्रो करते हैं डायमंड, इनके बीच में क्या फर्क है। देखो, यहां पर ना आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि दरअसल में ना इनमें कोई खास फर्क है ही नहीं। जो नेचुरल डायमंड है और जो लैब ग्रोन डायमंड है, इन दोनों की आप केमिकल कंपोजिशन की बात कर लीजिए, आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लीजिए, या जितनी भी और प्रॉपर्टीज हैं, वो लगभग दोनों की सेम है। तो कहने का पॉइंट क्या हुआ? कहने का पॉइंट है कि बस इनको बनाने का तरीका वो अलग है, पर इन दी एंड जो एंड प्रोडक्ट बन के आता है वो लगभग सेम ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेचुरली जो डायमंड आते हैं वो कैसे आते हैं? वो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, वो धरती के नीचे दब जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं नीचे धरती के अंदर, बिल्कुल सही बात है। फिर वहां पर हीट हो गया बेसिकली, या फिर कह लो हाई टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, उसको एक्सपोज होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमें नेचुरल डायमंड बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों में बन जाते हैं, इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। सर बिल्कुल सही बात है, ये तो हमें नेचुरल डायमंड का प्रोसेस तो वैसे भी हमें पता है। आप ये लैब ग्रोन डायमंड के बारे में बताओ। देखो, लैब ग्रोन डायमंड मतलब लैब में ग्रो करे जा रहे हैं, तो यहाँ पर दो तरीके हमें देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम HPHT, और दूसरे को बोलते हैं क्या? CVD। सर ये क्या है HPHT? दिस इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। समझते हैं इनको कि आखिर ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर क्या होता है और केमिकल वेपर डिपोजिशन क्या होता है। देखो, किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। मतलब मान लो आपको आम का पेड़ चाहिए, तो कुछ बीज तो चाहिए। उसी तरह से अगर आपको डायमंड बनाना है, तो डायमंड का भी ना एक छोटा सा हिस्सा चाहिए होता है। अगर आपको लैब के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? इसको सीड बोलते हैं, डायमंड सीड आप कह सकते हो। जैसे बीज होता है ना, उसी तरह से एक डायमंड का छोटे से हिस्से को डायमंड सीड कहते हैं। अब लेबोरेटरी में क्या करेंगे, लैब के अंदर क्या करेंगे, यहां पर इस सीड के साथ साथ हम लेकर आएंगे जो ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट भी आप जानते हो, वो भी एक कार्बन का एक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इनके ऊपर हम क्या करते हैं? HPHT, मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर और कहते हैं और हाई प्रेशर यहाँ पे हम एक्सपोज किया जाता है। मतलब नियरली 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो गया और बहुत ही हाई प्रेशर हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंगली जब इस तरह से हम इसको प्रोसेस को करेंगे, तो हमारे पास लैब के अंदर हम डायमंड को ग्रो कर लेते हैं थ्रू कौन सा मेथड? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। तो आई होप पहला मेथड तो आपको समझ आ गया होगा। सर दूसरा मेथड क्या है? ये केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। यहां पर भी सेम ही चीज है। एक आपने सीड ले लिया डायमंड का, बिल्कुल सर ले लिया। इस सीड के ऊपर क्या किया? अब आपने एक चेम्बर बना लिया इसका, ठीक है। इस तरह से चेम्बर के अंदर हमने सीड को रख दिया। फिर इस चेम्बर के अंदर हमने एक तो टेम्परेचर अच्छा खासा कर दिया, मतलब टेम्परेचर कितना कर दिया? लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। साथ में ही हमने यहाँ पे गैस छोड़ दी। गैस कौन सी?
जो कार्बन रिच गैस होगी। अब जब ये कार्बन रिच गैस होगी और टेम्परेचर इतना होगा, अकॉर्डिंगली ये जो गैस होगी ना ये सीड को स्टिक कर देगी एंड अकॉर्डिंगली वो बड़ा डायमंड बनता जाएगा। ये होता है केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। और पहला मेथड भी हम समझ गए थे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड। दरअसल मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार का जो बजट था, बेसिकली जो 2023 का आपने यूनियन बजट देखा होगा, तो वहां पर भी ना हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला है कि इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि लैब ग्रोन डायमंड्स की एक अच्छी इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप हो पाए। तो इंडिया यहाँ पे काफी कोशिश कर रहा है। इवन हम बाहर से ये जो सीड्स है ना, ये जो डायमंड सीड की बात कर रहा हूँ, ये हम दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर पहले ड्यूटी लगती थी 5% की, हमने इसको हटा के 0 कर दिया है ताकि इंडिया में बाहर से सीड्स आराम से मंगाए जा पाए एंड अकॉर्डिंगली इंडिया में फिर उसके ऊपर बनते हुए हम अपनी लैब्स के अंदर डायमंड को ग्रो कर पाए। तो आई होप ये पूरा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीछे का प्रोसेस था इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये वाली चीज तो देखो एग्जैक्ट सेम चीज है, ठीक है। मैंने आपको जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड सिमुलेंट्स के बारे में बताया, ये डायमंड नहीं होते, ये बेसिकली उनकी तरह दिखते हैं। पर जो लैब ग्रोन डायमंड है ये बिल्कुल सेम ही तरह होते हैं जैसे हमारे नेचुरल डायमंड होते हैं। और इनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा लैब में है कौन सा नेचुरली अकर किया है, ये डिटर्मिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो ये पर्टिकुलर चीज थी, ये डायमंड थी, ये गिफ्ट करते टाइम ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कश्मीर का एक जो मतलब एक तरह से कह लो कि एक डिजाइन था, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, कार ए कलमदानी, इसके अंदर उनको प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ कार ए कलमदानी के बारे में, ठीक है। ये आप नोटिस करोगे तो कार ए कलमदानी कश्मीर का एक मतलब इसको सख्त साजी हो गया, ठीक है। इसके अंदर पेपर पल्प हो गया, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है तो प्रॉपर डिजाइन के साथ। तो इस पर्टिकुलर वर्ड को भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये कश्मीर के साथ लिंक्ड है, राइट। बाकी सारी चीजें अगर आप नोटिस करो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तरीके तो मैंने आपको बता दिया एलजीडी प्रोड्यूस करने के, ठीक है। बाकी आप नोटिस करो ये जो लैब ग्रोन डायमंड है ना, ये इन्वायरमेंटली भी बहुत अच्छे हैं। सर इन्वायरमेंटली कैसे अच्छे हैं, क्योंकि आप देखो जब आप नेचुरली एक डायमंड को आप कहीं ना कहीं उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो तो काफी इश्यूज आते हैं उसके अंदर, आप इन्वायरमेंट को काफी नुकसान करते हो, ठीक है, क्योंकि माइनिंग वगैरह होती है। पर लैब ग्रोन डायमंड के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये चीज एक बहुत अच्छी बात है। तो इको फ्रेंडली भी हो गया, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो भी ये सारी चीजें रिसोर्सेज यूज करी जाती हैं तो सोलर एंड विंड पावर के थ्रू यूज करी जाती हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। बाकी तरीके मैंने आपको बता दिया, HPHT भी बता दिया, केमिकल वेपर डेपोजिशन भी बता दिया, ठीक है। और आप नोटिस करो इनकी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया ना कि वो काफी सिमिलर हैं एज कंपेयर टू द नेचुरल जो हमें डायमंड देखने को मिलते हैं। अब एक चीज और है सर, डायमंड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो आप सभी ने जानते होंगे कि डायमंड इज प्रोबेबली द हार्डेस्ट जो हमें पता है, ठीक है ना, हार्डेस्ट मटेरियल जो हमें पता है। तो कटिंग की तरह, ठीक है, एज अ कटर इसको यूज किया जाता है, इसकी हार्डनेस। बाकी डेफिनेटली आप नोटिस करोगे जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट किया है तो गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकी थर्मल कंडक्टिविटी काफी होती है पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लगभग नेग्लिजिबल होती है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि थर्मल कंडक्टिविटी काफी हाई है पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 होती है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इनका कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू लैब ग्रोन डायमंड्स। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स जैसे हमें ना कई बार जब तैयारी करते हैं तो हम पढ़ते तो रहते हैं पर एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें। तो यहाँ पर ना इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है IDMP, दैट इज इंटीग्रेटेड डेली MCQ एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लेट्स से आप बात कर लो, लेट्स से अब 26 जून की बात कर लेते हैं। लेट्स से 26 जून को ना आप पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट्स से आप पढ़ रहे हो हिस्टोरिकल अंडरपेइंग्स के बारे में। अब जब ये आपने मान लो टॉपिक पढ़ा, तब पढ़ तो लिया पर क्या वो समझ आया। तो वहां पर प्रीलिम्स के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो साथ ही साथ, तो कहीं ना कहीं आप चेक कर पाओगे कि मेरी गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, कहाँ मुझे और इम्प्रूव करना है। साथ में ही उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने कहीं ना कहीं मेंस का एक आंसर लिख दिया, तो मेंस की भी तैयारी होती रहेगी, प्रीलिम्स की भी होती रहेगी। साथ में जरूरी होती है एक तरह से स्ट्रक्चर तरीके के अंदर पढ़ाई करना। तो वो एक प्रॉपर शेड्यूल भी इसके अंदर पूरे 1 साल का दिया गया है जो कि आपको आने वाले प्रीलिम्स और मेंस के लिए पूरे अच्छे से रेडी कर देगा। तो ये पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी माध्यम दोनों में अवेलेबल है। ये बहुत सारे और फीचर्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बैच 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप हमारी वेबसाइट pwonlyas.com पे जाके इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। कोई भी डाउट्स आए तो आप हमें इस नंबर पे 9920613613 पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज PM किसान मोबाइल ऐप। देखो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं।
पहली बात तो आप जानते होंगे पीएम किसान के बारे में। सर पीएम किसान क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बार इसके बारे में बात करते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि होता क्या है ना, दरअसल में हमारे, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाता है, फार्मर्स को फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं। सर कितने रुपए के? 6,000 रुपए साल के अंदर, या फिर अदर आई शुड से कि 3 बार 2-2 हज़ार रुपए की जो राशि होती है उनके खातों में जाती है। ठीक है, हर 4 महीने के बाद उनको 2-2 हज़ार रुपए अपने बैंक अकाउंट में मिलते हैं, तो बेसिकली 6,000 रुपए पर साल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? देखो कहीं ना कहीं ये पैसा मिलेगा तो अकॉर्डिंगली वो कुछ इनपुट्स जो हो सकते हैं, मान लो सीड्स हो गया या कुछ और चीजें इनको खरीदनी हो सकती है हमारे किसानों को, तो वो यहाँ पे इसके थ्रू खरीद सकते हैं। तो एक हमारे किसानों के लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पे हमें स्कीम देखने को मिलती है। और अच्छी बात क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है डीबीटी माध्यम के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो पैसा जाता है 6,000 रुपए इनके खातों के अंदर, कैसे जाता है? ये हमारी पूरा का पूरा खर्च कौन वहन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए क्या है, ये एक प्रधानमंत्री किसान है, क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये बात आपको नहीं भूलनी है। ये स्कीम 2019 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, 2018 के एंड में ही हो गया था, बट लॉन्च एक्चुअल में 2019 में हमें कंप्लीट वे में देखने को मिला था। और कौन से किसान होंगे इसके अंदर इंक्लूड, तो ये आइडेंटिफाई करना हमारी या स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की यहाँ पे जिम्मेदारी होती है। और इनको इनकम सपोर्ट टू ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर्स को यहाँ पे ये पैसा दिया जाता है। तो सर पीएम किसान तो हमें समझ आ गया ये स्कीम। अब ये स्कीम को कहीं ना कहीं अच्छे से रन करना है, उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक तरह से ऐप बना दी, ताकि वो अपने जो प्रधानमंत्री किसान स्कीम अकाउंट्स हैं, किसान उनको अच्छे से मैनेज कर पाए। ठीक है, इस ऐप को किसने बनाया है? एनआईसी ने। ज्यादातर ऐप्स वही बनाती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मीटी जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उसने ये चीज बनाई है। ठीक है, तो सर ऐप भी समझ आ गया। तो अभी हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप है, उसने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर को अडॉप्ट कर लिया है, उसने इसको इंट्रोड्यूस कर लिया है। और इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है क्योंकि ये सरकार की पहली ऐसी स्कीम है, इट इज द फर्स्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट जिसने ई-केवाईसी करवाया है थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन। आज तक गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी स्कीम नहीं थी जो ई-केवाईसी, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर कर देता था ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई माध्यम के केवाईसी किया जाता है। तो फेशियल ऑथेंटिकेशन मेथड से आज तक कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी। तो पीएम किसान मोबाइल ऐप पहली ऐसी स्कीम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। गेटिंग द पॉइंट। फेशियल रिकग्निशन तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या ना, इससे इससे हमारे उन किसानों को फायदा होगा जो थोड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप नोटिस करो, कई बार हो सकता है कि नहीं किसानों का लेट्स से आधार के साथ उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता, ठीक है ना, या फिर जो ई-केवाईसी है वो कुछ और माध्यम से किया जाता है। कई बार मान लो कि ना कि कि कुछ और तरीके में, मतलब ओटीपी हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, उन माध्यम से किया जाता है, शायद उनको उतना आइडिया ना हो। पर फेस रिकॉग्निशन शायद थोड़ा आसान माध्यम बन जाता है रिकॉग्नाइज करने का, ई-केवाईसी करवाने का। तो इसलिए पीएम किसान मोबाइल ऐप के अंदर ये चीज़ देखने को मिली है, जो कि पहली बार इंडिया में किसी गवर्नमेंट स्कीम के लिए यूज हुई है। तो ये इसलिए पढ़ना हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो बाकी आप नोटिस करो, अभी तक बायोमेट्रिक्स के माध्यम से हो गया, जो मैं बात कर रहा था, कहीं ना कहीं आपके फिंगरप्रिंट्स की हो गया, उसके थ्रू करा जाता था, या फिर ओटीपी वगैरह सेंड किए जाते थे, अकॉर्डिंगली किया जाता था। पर अब ई-केवाईसी का ये भी एक नया माध्यम हमारे गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है। तो इसलिए पीएम किसान मोबाइल ऐप और कहीं ना कहीं ये जो फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर हो गया, ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखो बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार पीएमएलए न्यूज में आ रहा है, तो ठीक है, इसको अच्छे से एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं। 2-3 बार मैंने ना पिछले एक हफ्ते में देखा, किसी ना किसी कारण ने किसी ने बयान दिया है कुछ इस तरह से, बार बार न्यूज में यहाँ पर हमें पीएमएलए देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो समझते हैं, देखो आप लोग जानते होंगे ब्लैक मनी के बारे में, राइट। ब्लैक मनी का सिंपल सा मीनिंग है, कहीं ना कहीं मान लो आपने कोई पैसा कमाया और उस पैसे के ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया, बेसिकली आपने टैक्स अथॉरिटी से उसको छुपा रखा है, इसको बोलते हैं ब्लैक मनी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग की, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से वर्ड आया है? ये वर्ड दरअसल में लॉन्ड्री से ही आया है। लॉन्ड्री क्या करता है? बेसिकली आपके गंदे कपड़े होते हैं उनको साफ कर देता है, ठीक है, यही चीज होती है। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग में भी यही चीज हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि मान लो किसी ने कुछ इलीगली पैसा कमाया है, ठीक है ना, या इस तरह की चीजें करी हैं, उसको छुपाना एक तरह से, एंड उसको अकॉर्डिंगली कोशिश करना कि वो ऐसे दिखे कि उसको ना लेजिटमेट सिस्टम के अंदर लेकर आना, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आप लोगों ने अपने इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा होगा कि इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ठीक है ना।
ये सारे प्रोसेस अगर आपने नहीं भी पढ़े तो डोंट वरी, आप यहाँ पर अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट होगा, इनफैक्ट हमारे यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो डाली है इंटरनल सिक्योरिटी की, कंप्लीट इंटरनल सिक्योरिटी, तो आप जाके उसको भी देख सकते हो। तो पीएमएलए का मीनिंग, सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग तो हमें पता लग गया। अब सर मनी लॉन्ड्रिंग से होता है बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्या किया, इलीगली मनी को हमने लेजिटिमेट मनी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उससे हमारा इकोनॉमी को भी नुकसान हुआ, टेररिज्म भी बढ़ता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल सेंस में भी इश्यूज आते हैं, एक पैरेलल इकोनॉमी भी क्रिएट होती है। तो ये सारे कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब इसको रोकना भी है, तो इसको रोकने के लिए हमने क्या लेकर आए, पीएमएलए एक्ट 2002 के अंतर्गत, राइट। और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, आपकी ईडी को। ईडी के बारे में भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, राइट। उसी का कहीं ना कहीं काम है कि वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करे, यहाँ पे ट्रेस करे कि मान लो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स कहाँ से आए हैं, ठीक है, जो पैसा है वो कहाँ से आया है, अगर जरूरत पड़े तो किसी का भी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है, ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करना, ये सारे यहाँ पे ईडी का काम है। तो ये एक तरह से आप नोटिस करो कि ये पीएमएलए के अंतर्गत हम इस तरह से ये सारी चीजें काम करते हैं। रूल्स हमें 2005 के अंदर देखने को मिल गए थे। अब ये जो ऑफेंसेज है ना पीएमएलए के अंदर, ठीक है, ये पीएलएमए नहीं है, पीएमएलए है। पीएमएलए के अंदर जो ऑफेंसेज थे उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, पार्ट ए बी सी। सर ये पार्ट ए बी सी क्या है, ए के अंदर, ए पार्ट के अंदर वो सारे हमें ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंडियन पिनल कोड हो गया, आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, आपका एनडीपीएस एक्ट हो गया, नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट हो गया, इस तरह के एक्ट देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर इन सभी चीजों की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है, तब हम उनको कहाँ डाल देते हैं, हम उनको डाल देते हैं पार्ट बी के अंदर। उसी तरह से पार्ट सी के अंदर हम क्या करते हैं, पार्ट सी के अंदर हम जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, मतलब जैसे कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो सकते हैं ना, जिनका इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है कुछ ना कुछ, तो ये बड़े वाले दर्जे वाले हो गए ना, या फिर कुछ फाइनेंशियल स्कैम है जो कि इंटरनेशनल कनेक्टेड है, तो उसको हम कहाँ डालेंगे, पार्ट सी के अंदर। तो पीएमएलए के अंदर इस तरह से हमें 3 डिवीजन देखने को मिल जाती है। अब चलो सर ये काम तो हो गया। अब यहाँ पर ना हमें थोड़ा एजुकेटिंग अथॉरिटी के बारे में ना न्यूज में चल रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखो मान लो ईडी ने कोई प्रॉपर्टी अटैच कर दी या सीज कर दी, कुछ इस तरह से हुआ, क्या वो सही सीज करी, क्या वो दरअसल में प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व थी भी या नहीं थी, ये चीजें चेक करनी होंगी ना। तो वो सारे काम किसके हैं, ये एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि यहाँ पर ना जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया, इससे ये बाउंड नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल डायरेक्टली ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है। और ये कैसे गाइडेड है, दिस इज गाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और अकॉर्डिंगली अपने ये प्रोसीजर को भी रेगुलेट कर सकता है। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंट पावर्स हमें देखने को मिल जाती हैं। इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर मान लो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर दे दिया और मैं उससे सहमत नहीं हूं, तो क्या मैं उसके ऊपर अपील कर सकता हूं? द आंसर इज यस, आप अपील करोगे। कहां अपील करोगे, उसकी एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। अपील के लिए वहां पे प्रॉपर एक एपलेट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ठीक है। तो जिसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करती है। सर मान लो मैं ट्रिब्यूनल के फैसले से भी खुश नहीं हूं, तो मैं कहाँ अपील करूंगा, मैं जाऊंगा सर हाई कोर्ट, और अगर उससे भी फैसले से भी नहीं हूं तो इस तरह से जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये कैसे कैसे ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और पेनल्टीज की बात करें अगर हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, तो मिनिमम 3 साल की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हो गया, और मैक्सिमम 7 साल की और फाइन। अगर मान लो यहाँ पे नारकोटिक्स भी इन्वॉल्व है, कुछ उस तरह की चीजें हैं, तो ये जो पर्टिकुलर पनिशमेंट है ये 10 साल अलॉन्ग विद फाइन भी यहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है। बाकी साथ में कहीं ना कहीं जो आपकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं उनको तो फ्रीज किया जाएगा, उनको अटैच तो किया जाएगा, पर अदरवाइज जो बाकी पेनल्टीज हैं वो हमने समझ ली है। अगली हमारी जो टॉपिक है दैट इज टाइटन सबमर्सिबल। देखो ये काफी मुद्दा ना पिछले कई दिनों से न्यूज में रहा, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। मैं थोड़ा इसको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप लोगों ने ना जो टाइटैनिक मूवी है या तो वो देखी होगी, या फिर टाइटैनिक शिप के बारे में तो पक्का ही पक्का आपने सुना होगा। दरअसल में क्या था ना, टाइटैनिक की अगर मैं थोड़ा बात करूं, तो आप नोटिस करो कि जब 1912 के अंदर, 1912 की हम बात कर रहे हैं, तो एक शिप था टाइटैनिक नाम से, ठीक है ना। वो इंग्लैंड से निकला, कहाँ जाने के लिए, न्यूयॉर्क जाने के लिए। रेदर आई शुड से ड्रॉ, इसको उल्टा करूंगा, इंग्लैंड इधर है ना, इंग्लैंड से वो निकला कहाँ जाने के लिए, न्यूयॉर्क जाने के लिए, ठीक है सर। अब रास्ते में आप जानते हो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आए, और उस वजह से टाइटैनिक जो जहाज था वो डूब गया, ठीक है। ये 1912 की बात बता रहा हूँ। फिर 1985 में ना हमने इस जहाज को यहाँ पे देखा, ठीक है, ये इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है ना। अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं सर हम इसको नीचे देखने जाएंगे, ठीक है, इस जहाज को, जहाज का जो मलबा वगैरह है वो इस तरह से हमें आज के टाइम पे देखने को मिल जाएगा। ये लगभग ना सी से 4 किलोमीटर की नीचे गहराई में मौजूद है, तो काफी ज्यादा नीचे जाना पड़ता है अगर इसको देखना।
तो देखने कैसे जाएंगे, इस तरह से। ये यहाँ पे आप नोटिस करो, ये छोटी चीज है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं सबमर्सिबल। ठीक है, सबमर्सिबल की मदद से हम क्या करेंगे, उसको नीचे देखने जाएंगे। तो जो टाइटन है ना, जो टाइटन सबमर्सिबल की हम बात कर रहे हैं, वो दरअसल में एक सबमर्सिबल ही है, जिसके थ्रू इसको यहाँ पर अगर आपने देखने जाना हो टाइटन डूबता हुआ कैसा, मतलब डूबने के बाद कैसा दिख रहा है, उसको कैसे जाएंगे, सबमर्सिबल के नाम से। तो यही हुआ क्या था, कुछ लोग इसके सबमर्सिबल के माध्यम से नीचे देखने गए और कहीं ना कहीं उनका कांटेक्ट मिस हो गया। ठीक है, कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा, एंड अकॉर्डिंगली उनको ऐसा माना जा रहा है कि अब काफी दिन हो गए हैं, तो शायद अब वो डेथ ही डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ना सबमर्सिबल के बारे में जान लेना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबमर्सिबल ना अपने आप में ऑटोनमस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकेला यहाँ पे नीचे चला जाएगा, नहीं। एक ऊपर इसके पास कहीं ना कहीं कुछ शिप हो गया, ठीक है, एक तरह की सपोर्ट शिप होती है जो कि इसको लॉन्च करती है और रिकवर करती है। अपने पास इसके पास एनफ पावर नहीं होती कि अपने आप ये ओशन में चली जाए और अपने आप रिटर्न कर जाए। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसको आप ना सबमरीन के साथ कंफ्यूज प्लीज मत कर लेना। ठीक है, सबमरीन जो हम देखते हैं ना कहीं जो हम पनडुब्बियों की बात करते हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन की बात हमने ऑकस वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार करी हुई है, उसके साथ कंफ्यूज मत करना ना, ये वो चीज नहीं है। यहाँ पर सिंपली काम क्या है, सबमर्सिबल का आप नीचे जाओगे, उसको देखोगे, ठीक है ना, और ये इतना डेप्थ में गया है, कितना, 4 किलोमीटर की लगभग डेप्थ में जाने के लिए यहाँ पे पॉसिबल है। इसी सबमर्सिबल का नाम क्या है, हमें टाइटन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हॉट एयर बलून्स नहीं होते, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो वेट होता है उसके हिसाब से वो नीचे आते रहते हैं, तो ये टाइटन जो सबमर्सिबल है, ये भी इसके थ्रू ही यहाँ पे वर्क करता है। तो ये जो अभी ओशन गेट एक कंपनी है, उसने इस पर्टिकुलर सबमर्सिबल को बनाया था ताकि वो 4 किलोमीटर की डेप्थ तक जा पाए। नियरली 5 लोग यहाँ पे जा सकते हैं, तो इस जो पर्टिकुलर सबमर्सिबल अभी जिसका कॉन्टेक्ट मिस हो गया था, तो ये 5 लोग ही इसके अंदर हमें देखने को मिले थे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। ठीक है, तो ये टाइटन सबमर्सिबल के बारे में आप आई होप आप समझ गए होंगे, और इसको सबमरीन के साथ प्लीज कंफ्यूज मत करना। पैसेंजर को काफी नजदीक में बैठना पड़ता है क्योंकि जगह थोड़ी कम होती है इसके अंदर, राइट। तो ये चीज सबमरीन और सबमर्सिबल का आई होप आप डिफरेंस यहाँ पे समझ गए होंगे। और थोड़ा हमने यहाँ पे टाइटैनिक की भी बात कर ली कि 1912 में ये कहाँ से हमें इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ मूव करता हुआ हमें देखने को मिला था। ठीक है ना, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, जो कि आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने थे। इसी के बेसिस के ऊपर एक मैं आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना इसको, कोशिश करना इसको आंसर करने की, राइट। इसके साथ ही ये 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स के माध्यम से। इनको भी एक बार ट्राई कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि कैसे इसको आप अटेम्प्ट करोगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनका आपको मैं क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो क्या ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? द आंसर इज यस। पर क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है? द आंसर इज फॉल्स। मैंने बताया था ना, यहाँ बात किसकी हो रही है, अर्बन लाइवलीहुड की। तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। गेटिंग द पॉइंट। दूसरा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, गैप यहाँ पे ऐड कर लेना। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएन वुमेन। आंसर इज नो। कौन है सर फिर? दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, कल अच्छे से हमने डिटेल में जाना था, चारों पैरामीटर हमने डिस्कस किए थे, कैसे हेल्थ हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, और बाकी हमने पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्कस किए थे। उसी तरह से हम बात करें नेटो +5 की, तो क्या ये सब कंट्रीज हैं? देखो, ऑस्ट्रेलिया इज अ मेंबर, जापान भी है, न्यूजीलैंड भी है, वियतनाम और सिंगापुर नहीं है। सर कौन थे इनकी जगह? एक था इसराइल और एक था साउथ कोरिया। तो इस वजह से तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से इन सभी क्वेश्चंस का भी एंड यहाँ पर इसका भी आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, वैसे तो बहुत डिटेल में हमने समझे हैं। एक हमने डिस्कस किया लैब ग्रोन डायमंड के बारे में। हमने जाना कि जैसे नेचुरल डायमंड की हमें कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है, काफी हद तक सेम ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जो डायमंड सिमुलेंट होते हैं वो तो नकली डायमंड होते हैं, वो तो डायमंड होते ही नहीं, वो एक अलग चीज है, हम वहां पे उनका डिस्कशन कर ही नहीं रहे। हम बात कर रहे थे लैब ग्रोन डायमंड और जो अर्थ के द्वारा माइंड डायमंड है। और ध्यान रखना, जो लैब ग्रोन डायमंड है इनको बनाने के 2 तरीके हमने पढ़े, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, HPHT कह लो या HTHP कह लो, और दूसरा कौन सा था? CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड। मैंने मेथड आपको बहुत डिटेल में समझा भी दिया है। साथ में हमने ये भी नोटिस किया कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स है ना, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं सोशली एंड इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल है एज कम्पेयर टू जो हम माइनिंग करके निकालते हैं, राइट। और इनको एज अ कटर की तरह जनरली हम यूज करते हैं, हार्ड मटेरियल है, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा, एक कार ए कलमदानी के बारे में भी हमने जाना, कश्मीर का
जो हमें देखने को मिलता है एक जहाँ पे आर्टिशियंस के द्वारा प्रॉपर डिजाइन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी तरह से हमने देखा पीएम किसान के बारे में। हमने देखा ये जो पर्टिकुलर मोबाइल ऐप है, ये पहली ऐसी गवर्नमेंट स्कीम बनी है जिसका ई-केवाईसी कैसे हो रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन के फीचर से। साथ ही साथ हमने पीएम किसान स्कीम के बारे में भी जाना। हमने स्कीम के बारे में देखा कि 6,000 रुपये यहाँ पे मिलते हैं, बेसिकली 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट साल में हर चौथे महीने हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कैसी स्कीम है ये? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बेसिकली पूरा खर्च हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही करती है। कौन सी मिनिस्ट्री है? वेरी इजी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे स्कीम की बात कर रहा हूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जब बात करूंगा जो मोबाइल ऐप की बात करूंगा तो ऐप किसने डिजाइन की है? वो एनआईसी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो मीटी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐप डिजाइन करी है मीटी मिनिस्ट्री के एनआईसी ने, और जो पीएम किसान स्कीम है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। बाकी हमने पीएमएलए के बारे में जाना, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमने 3 स्टेप देखे, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन के बारे में। हमने देखा ईडी का क्या क्या रोल होता है। हमने इसका समझा कि 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी। पार्ट ए के अंदर जो अलग अलग ऑफेंसेस हो गया, बी के अंदर जब 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू होती है तो बी में चला जाता है, सी के अंदर हमें ट्रांसनेशनल जो बॉर्डर क्राइम्स होते हैं हमें वो देखने को मिलते हैं। एक चीज और समझी थी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एडजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, उसका फैसला जाता है कहाँ पे? जो चैलेंज होके एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, फिर वो जाता है हाई कोर्ट के अंदर, आखिरी में जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लास्ट ही हमने जाना टाइटन सबमर्सिबल के बारे में। हमने यहाँ पे जाना जो टाइटैनिक शिप के बारे में, कैसे 1912 में वो डूब गई थी। अब जो सबमर्सिबल हमने देखने को मिला, ठीक है, वो फुली ऑटोनमस नहीं होता, उसको एक सपोर्ट शिप की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो खुद से ओशन के अंदर चली जाए, अपने आप को लॉन्च कर ले और अब खुद रिटर्न भी हो जाए। और साथ ही साथ ये सबमरीन से काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आज के लेक्चर में जाने। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर इसकी लेक्चर की पीडीएफ तो मिलेगी ही, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कंटिन्यूसली शेयर करते रहते हैं। तो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।